Good morning, students. Today we will discuss about some numerical problems regarding the first chapter, electric field and Coulomb's law. Good morning, students. आज हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हैं और चैप्टर फर्स्ट जो कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र है उससे संबंधित उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। सारे टॉपिक हम लोगों ने लगभग डिस्कस कर लिए हैं। अब आज न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। तो एक पहले जनरल न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जो इक्विलिब्रियम स्टेट यानी संतुलन की अवस्था पर आधारित है। क्या है न्यूमेरिकल उसको देख लेते हैं। दो आवेश हैं यानी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी वैल्यू गिवन है और वो दोनों एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर स्थित हैं। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक तीसरा आवेश रखा जाता है और हमें उस तीसरे आवेश का मान निकालना है, उस तीसरे आवेश का नेचर जानना है यानी वो किस प्रकृति का है और वह तीसरा आवेश किस जगह पर स्थित है। ये तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, एक चार्ज है +4 स्मॉल क्यू और एक दूसरा चार्ज है +9 स्मॉल क्यू। ये दोनों चार्जेस या दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। एक को पॉइंट ए पर रख दिया हम लोगों ने और दूसरे को पॉइंट बी पर रख दिया है। ठीक है, ए से बी तक की जो कुल दूरी है, ए से बी तक की जो कुल दूरी है वो है स्मॉल ए। क्वेश्चन में इतनी चीजें गिवन है। अब क्वेश्चन में यह कहा जाता है कि जो तीसरा आवेश है वो हम लोगों को रखना है इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, यानी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर हमें अपना तीसरा आवेश को रखना है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज समझ लीजिए वो आवेश कौन सा है, कैपिटल क्यू है, हमने सपोज किया हुआ है। उस आवेश को रखने से पहले यह चीज जानना जरूरी है कि संतुलन की अवस्था में होता क्या, बैलेंस स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा क्या। इक्विलिब्रियम स्टेट या बैलेंस स्टेट का मतलब है, संतुलन का मतलब है कि कोई भी आवेश अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को बदलेगा नहीं। जो आवेश जहां पर स्थित है वो उसी जगह अपनी स्थिति को बनाए रखेगा। इस बारे में है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं हमने आवेश कैपिटल क्यू को कुछ यहां पर रख दिया है। यहां पर रखने का मतलब है इसकी पोजीशन, हमने ये मान लिया है कि ये पोजीशन C है और C की B से दूरी है x। तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगी a माइनस x। सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा फोर्सेस एक्ट करेगा और वो फोर्सेस कहां कहां एक्ट करेंगे, इस पर बात करते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो दोनों आवेश समान प्रकृति के यानी सिमिलर काइंड ऑफ नेचर्स के हैं, +4q और +9q। तो दोनों के बीच में जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, यानी रिपल्सिव फोर्स दोनों के बीच में काम करेगा। इस चीज पर बात करते हुए सबसे पहले चीज देख लीजिए कि जो फोर्स इस पर एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन कहां पर होगी, बाहर की ओर। जो इस पर एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की ओर। इस फोर्स को, इस बल को हम क्या नाम दे देते हैं, F नाम दे देते हैं। ठीक है, इन दोनों आवेशों के मध्य जो हमने तीसरा आवेश रखा है वो इस आवेश को तब संतुलन की अवस्था में यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में बना के रख सकता है जब इस F फोर्स के अगेंस्ट यानी विपरीत दिशा में कोई बल कार्य कर रहा हो। ठीक है, इस चीज को समझिएगा कि जब उस के विरुद्ध कोई बल कार्य कर रहा होगा तभी वो उसको बैलेंस स्टेट में बनाए रख सकता है। तो दूसरी दिशा में बल तभी कार्य कर सकता है जब कैपिटल क्यू जो हो वो कैसा हो, ऋणात्मक। इन दोनों के मध्य +4 स्मॉल क्यू और माइनस कैपिटल क्यू के बीच में बल या फोर्स कैसा होना चाहिए, आकर्षण बल यानी अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर तभी हो सकता है जब कैपिटल क्यू कैसा हो, नेगेटिव हो। ओके, सो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हमने सपोज कर लिया कितना है, F1। बिल्कुल इसी प्रकार सिमिलर स्टेट में +9q और माइनस कैपिटल क्यू के बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी अट्रैक्टिव इन नेचर होगा यानी आकर्षण बल होगा और इस बल को हमने नाम दे दिया कितना, F2। क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि ये संतुलन
ये जो निकाय है या जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी संतुलन की अवस्था में बना हुआ है। सो इट मींस कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, सो अब इसी पर देख लेते हैं, इसी को देखकर आगे चलते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज, जो फोर्स एक्ट कर रहा है +4Q और +9Q, इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है उसको हमने F कहा है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले हमें वो कैलकुलेट करनी है। वो वैल्यू है 1/4πε0, 1/4πε0। इस वैल्यू के साथ साथ क्या आ जाएगा, चार्ज है 4Q इंटू 9Q, और डिस्टेंस कितनी है, a²। बिल्कुल इसी तरह चार्ज +4Q और -Q में जो फोर्स है उसको हमने बोल दिया है F1, वैल्यू है 1/4πε0, 4Q अपॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस है a-x²। बिल्कुल इसी तरह +9Q और -Q में जो फोर्स है, बल है, वो है F2, मान हो गया 1/4πε0, 9q अपॉन x²। एज पर द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी निकाय संतुलन की अवस्था में बना हुआ है। संतुलन की अवस्था में निकाय के बने रहने के लिए सबसे पहली स्टेट कंडीशन क्या है कि F किसके इक्वल होना चाहिए, F1 के, और दूसरी कंडीशन क्या है कि F किसके इक्वल होना चाहिए, F2 के। यानी दोनों आवेशों पर +4Q और +9Q पर जो भी बल कार्य कर रहा है दोनों तरफ, वो क्या होगा, संतुलन की अवस्था में बने रहने के लिए उसका जो परिणामी है वो होना चाहिए 0। यानी F और F1 जब इक्वल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब इसी को लेकर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। F और F1 को इक्वल करके इक्वेशन फॉर्म करते हैं। F का मान है 1/4πε0, 4Q इंटू 9Q अपॉन a² इज इक्वल टू 1/4πε0, और इसके साथ क्या लिखा हुआ, 4q अपॉन a-x²। नोटिस कीजिए ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है, 4 और q कैंसिल हो जा रहा है, 4 और q कैंसिल हो जा रहा है। बचता क्या, यहां बचता 9q अपॉन a², यहां पर बचता है Q अपॉन a-x²। इतनी चीजें बच जाती हैं। ठीक है, अब हम यहां से कर क्या सकते हैं, हमें सॉल्व कर Q की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q, और क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इसीलिए यहां से हम सबसे पहला काम करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं Q की इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q। वो वैल्यू कितनी दिख रही है, Q इज इक्वल टू दिख रहा है हमको 9q a-x² अपॉन a², और इसको हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। जो दूसरी कंडीशन थी हमारी वो क्या थी, F इज इक्वल टू F2 था। इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/4πε0, 4Q इंटू 9Q अपॉन a² इज इक्वल टू 1/4πε0, 9q अपॉन x²। यहां पर भी ये चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, 9q कैंसिल हो रहा है, 9q कैंसिल हो रहा है, बचता कितना है, 4q अपॉन a² इज इक्वल टू Q अपॉन x²। अब हम इक्वेशन 1 को यूज कर लेते हैं, पहले समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं और वहां से Q की वैल्यू यहां पर रख देते हैं। क्या मिलता है देख लीजिए, यहां से पहले Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q की वैल्यू यहां से निकल कर आती है 4qx² अपॉन a²। ठीक है, अब यहां पर समीकरण 1 की सहायता से बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन यहां पर लिख दे रहे हैं, बाय यूजिंग
इक्वेशन 1। पहले समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं और बराबर रख देते हैं तो क्या मिल जाता है, 9 स्मॉल क्यू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्मॉल क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए जो चीजें कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर देते हैं, क्यू कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा है यहां पर, यहां बचा है 9 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4x स्क्वायर। सबसे इजीएस्ट मेथड, आसान तरीका क्या है कि हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो क्या बच जाता है, स्क्वायर रूट लेने के बाद हम केवल पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या दोनों करके देख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये हो जाता है आपका 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है, इतनी चीज हो जाती है। ये हमारा वहां तक कैलकुलेट हुआ था। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3a माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। अब क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 3a, तो x की वैल्यू मिल जा रही है हमको 3/5a। यानी हमें पोजीशन मिल गई कि किस पोजीशन पे या किस स्थिति में हमने कैपिटल क्यू आवेश को रखा है, वो पोजीशन कितनी है, बी से कितनी दूरी है, 3/5a, ये निकल के आ जाती है, ठीक है। अब x की ये वैल्यू अगर उठाकर हम इक्वेशन 1 में या कह दें या फिर इक्वेशन 2 इसको फॉर्म करके वहां रख देते हैं तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। इजीएस्ट मेथड है कि इसको हम इक्वेशन 2 फॉर्म कर लें और इसमें पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड में पुट करके कैपिटल क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। नेचर हम लोगों ने पहले पता लगा लिया था क्योंकि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को, जो निकाय है उसको संतुलन की अवस्था में बनाए रखने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि कैपिटल क्यू कैसा होना चाहिए, नेगेटिव इन नेचर, ऋणात्मक होना चाहिए प्रकृति में, तभी आवेशों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य कर सकता है और आकर्षण बल ही जो प्रारंभिक बल था यानी जो इनिशियल फोर्स था उसको सबट्रैक्ट कर सकता है, उसको नेग्लेक्ट कर सकता है या निरस्त कर सकता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 4 स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 3/5a होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लिया जाए 4q/a स्क्वायर, तो वैल्यू आ रही है 9a स्क्वायर अपॉन 25। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बचता क्या है, 9 और 4 का गुणा किया तो 36/25 क्यू। तो फाइनली चार्ज हमको कितना मिल जा रहा है, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 36/25 स्मॉल क्यू, ये मिल रहा है चार्ज। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 3/5a। एक आंसर ये है हमारा, एक आंसर ये है हमारा, और सबसे पहले जो हमने आंसर कंसीडर किया वो ये है। जो 3 पॉइंट्स हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करने थे उन 3 पॉइंट्स को हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया है। इसको आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या किया है हम लोगों ने। फिर से मैं एक बार ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। दो आवेश हैं +4q और +9q, दोनों एक दूसरे से a दूरी पर स्थित हैं, a डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। इस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को संतुलन की अवस्था में बनाए रखने के लिए इन आवेशों के मध्य एक आवेश रखा गया है कैपिटल Q, और उस आवेश यानी उस चार्ज का हमें नेचर, उसकी वैल्यू और उसकी पोजीशन कैलकुलेट करनी, यानी उसकी स्थिति, उसकी प्रकृति और उसका मान ज्ञात करना था। वो तीनों काम हमने कर लिया है। जो स्थिति आई है यानी पोजीशन आई 3/5 ऑफ a आई है, जो वैल्यू आई है वो 36/25 Q आई है, और जो नेचर आया वो आया है नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। सो इस न्यूमेरिकल को आपको नोट करना तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर का। अब हम लोग एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी फोर्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फोर्स से। क्या है न्यूमेरिकल, एक स्क्वायर है यानी एक वर्ग है, इसको नाम दे रहे हैं हम A, B,
सी डी। इस वर्ग के शीर्षों यानी कॉर्नर्स ए बी सी डी पर कुछ आवेश स्थित हैं, कुछ चार्ज प्लेस्ड हैं। हमें पॉइंट ए पर जो आवेश स्थित है उस पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करना है एवं दिशा ज्ञात करनी है। जो परिणामी बल है बिंदु ए पर स्थित आवेश यानी पॉइंट ए पर प्लेस जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या है वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन, पहले उसको देख लेते हैं। पॉइंट ए पर प्लेस्ड है प्लस स्मॉल क्यू, पॉइंट बी पर प्लेस्ड है माइनस स्मॉल क्यू, सी पर है माइनस 2 स्मॉल क्यू और डी पर है प्लस 2 स्मॉल क्यू। ये आवेश दिए गए हैं, ये चार्जेस प्लेस्ड हैं। अगर ये आपको क्लियर ना हो तो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। यहां पर प्लेस्ड है आपका प्लस 2 स्मॉल क्यू और ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट डी है। साथ में एक चीज और दी गई है आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो स्क्वायर है यानी वर्ग है, इसकी भुजा यानी इसकी साइड आपको गिवन है। इसकी साइड आपको गिवन है कितनी, बी से सी तक की डिस्टेंस जो होगी वही सारी ये साइड है ए। हमें बिंदु ए पर स्थित आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात करना है, यानी नेट फोर्स एक्टिंग एट चार्ज प्लस क्यू। चार्ज प्लस क्यू पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है हमें वो कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हमको ये देखना होगा कि उस पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है। सबसे पहला फोर्स एक्ट करेगा बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण, दूसरा फोर्स एक्ट करेगा बिंदु सी पर स्थित आवेश के कारण, यानी फर्स्ट फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज एट पॉइंट बी, सेकेंड फोर्स होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज एट पॉइंट सी एंड थर्ड फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज एट पॉइंट डी। अब कहां पर कैसा फोर्स है, नेचर कैसा, यानी किस प्रकार की प्रकृति का फोर्स है उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज करेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट सी को हम मैच कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, बिंदु ए पर यानी पॉइंट ए पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट बी पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा यानी आकर्षण बल होगा। ये फोर्स F1 है, इसकी डायरेक्शन अट्रैक्टिव इन नेचर है यानी आकर्षण बल है। पॉइंट सी और पॉइंट ए दोनों पे अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं, तो यहां पर भी जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, तो उसको हमने F2 बोल दिया। फिर ध्यान दीजिए कि पॉइंट डी और पॉइंट ए दोनों पर सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस प्लेस्ड हैं, तो यहां पर जो फोर्स एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन कहां होगी, रिपल्सिव। तो F3 कहां होगा, बाहर की ओर एक्ट कर रहा होगा। सो ये चीज हमें समझ में आती है कि पॉइंट ए पर प्लेस जो चार्ज है प्लस क्यू, इस पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 3 डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, यानी 3 प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं। तो इन तीनों प्रकार के बलों का हमें परिणामी निकालना यानी रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन यानी उसकी दिशा भी कैलकुलेट करनी है। तो अब सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये तीनों जो फोर्सेज है वो क्या है, और उसके बाद इसका परिणामी और नेट फोर्स हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी फोर्स एक्ट कर रहा है जो वो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस की वजह से, उस फोर्स को हमने क्या बोला है, F1। वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो प्लस स्मॉल q और माइनस 2 स्मॉल q में है। फोर्स कितना है, F2। वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना है, Q इंटू 2Q अपॉन, यहां पर जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर की साइड नहीं होगा, वो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, √2a विकर्ण। ठीक है, डायगोनल, जो स्क्वायर का डायगोनल है वो यहां पर कंसीडर किया जाएगा, तो वो √2 टाइम्स a होता है। तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, √2a का स्क्वायर। ठीक है, जो थर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है वो कर रहा है प्लस q और प्लस 2q। फोर्स कितना है, F3 है। वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है
Q इंटू 2Q अपॉन डिस्टेंस है a स्क्वायर। हमारे पास तीनों फोर्सेस हैं, तीनों प्रकार के जो बल कार्य कर रहे हैं उसका मान तो हमको आसानी से मिल चुका है। अब देखना है कि तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तीनों का परिणामी कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक सजेशन दिया था पहले भी कि जब भी दो बल कार्य कर रहे हो तो उनका परिणामी हम निकालेंगे रिजल्टेंट के फॉर्मूले से, यानी परिणामी के फॉर्मूले से। जब दो से ज्यादा फोर्सेस या मोर देन 2 वेक्टर क्वांटिटीज प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम किस तरह निकालते हैं, डिसॉल्व करके। ठीक है, उसको हम कैसे निकालेंगे, डिसॉल्व करके, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो हम इसको इसी तरह कैलकुलेट करेंगे यहां पर। ठीक, और इसके लिए हमें सबसे पहली जरूरत होती है बीच के कोणों की, कितने कितने का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो वो मैं आपको यहां पर क्लियरली दिखा देता हूं। F1 और F2 के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री का, और F1 और F3 के बीच में एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। इसको हम एक अलग डायग्राम के से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वहां पर हम क्या कहेंगे, 3 फोर्सेस है, एक एक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे F1, F2 एक्ट कर रहा है, वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 45 डिग्री का, और F3 एक्ट कर रहा है, वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का। हमको इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, परिणामी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इसी चीज को सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया है कि जो इसका परिणामी है वो कितना है, F है, रिजल्टेंट F है, और उसकी डायरेक्शन कितनी है, थीटा। ठीक, इसी के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। सो रिजल्टेंट यानी परिणामी बल F है और उसकी दिशा कितनी है, थीटा। कहां से, एक्स एक्सिस से। इसको हम और क्लियर कर देते हैं, डायग्राम को और थोड़ा बड़ा बना के क्लियर कर दिया जाए जिससे आसानी से देखा जा सके क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने मार्क कर लिया, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा फोर्स F2, ये हो गया फोर्स हमारा F1, ये हो गया फोर्स हमारा F3, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये एंगल हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, जो रिजल्टेंट है वो F है और उसकी डायरेक्शन कितनी है, थीटा। अब हम यहीं पे सपोज कर ले रहे हैं कि वो फोर्स कहीं पे भी फॉर्म हो रहा है, यानी वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर प्लेस्ड है, थीटा एंगल पर है, और जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, F है। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम तीनों फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, Fx, यानी F cos थीटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, पहला फोर्स अगर आप देखिए तो वो केवल एक्स एक्सिस में है, यानी एक्स एक्सिस से वो कितना कोण बना रहा है, 0 डिग्री का। तो F1 cos 0 प्लस F2 cos 45 प्लस F3 cos, नोटिस कीजिए कि जो F3 है वो एक्स एक्सिस से नीचे की ओर है, तो उसका जो हम एंगल कंसीडर करेंगे वो कितना करेंगे, -90 डिग्री। तो ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, -90 डिग्री। ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। F cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये F1 रह जाएगा, F2 cos 45 होता है 1/√2, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो -90, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। हमारे पास F cos थीटा क्या दिखता है, F1 प्लस F2/√2। अब नोटिस कीजिए F1 और F2 की वैल्यू में डिफरेंस क्या है। अगर F2 की वैल्यू को हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो वो 1/4πε0 2q² 2a², 2 से 2 कैंसल आउट हो जा रहा है। ठीक है, सो फाइनली वैल्यू कितनी बचती है, 1/4πε0 q²/a²। ठीक, इसको हमने अभी अलग कर दिया है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। यह बताने की कोशिश की है कि F1 और F2 की वैल्यू कैसी दिख रही है, एक दूसरे के बराबर दिख रही है। तो F1 और F2 अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो जहां पर F1 लिखा है वहां पर F2 भी हो जाएगा, F2 की जगह F1 लिख दिया √2, तो वैल्यू कितनी आ गई,
F1 कॉमन ले लीजिए, √2 प्लस 1 अपॉन √2 मिल जा रहा है। F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू इक्वल दिख रही है, 1/4πε0 Q² अपॉन A², बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। ये हमारा हो गया है इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी F cos थीटा निकाला है। अब इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F y से, वो क्या हो जाएगा, F sin थीटा इज इक्वल टू, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में सारे कॉस के टर्म लिए जाएंगे। एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, पहला फोर्स एक्स एक्सिस से 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है, दूसरा फोर्स प्लस 45 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तीसरा -90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा अभी भी, बस फर्क कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट में साइन लिखा जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस लिखा जाता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस निकाला, वर्टिकल में साइन लिखेंगे। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, F1 साइन 0, F2 साइन 45 प्लस F3 साइन, एंगल यहां पर कितना, -90 है। अब इसको अगर हम इवेलुएट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, F साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, तो F1 की जगह 0 आ गया। ये हो गया F2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब यहां देखिए साइन -90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू तो बेसिकली 1 होती है, बट साइन -90 की क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा -F3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हैं, F साइन थीटा इज इक्वल टू F2 अपॉन √2 माइनस F3। अब ध्यान दीजिए, तो F2 और F3 की वैल्यू में डिफरेंस क्या है। F3 की वैल्यू को आप देखेंगे तो वो 1/4πε0 2Q² अपॉन A² है, यानी F2 की दुगनी है वैल्यू, ट्वाइस है F3। तो जहां F3 लिखा हुआ है उसको 2F1 2F2 भी लिख सकते हैं, F2 अपॉन √2 माइनस 2F2। F3 को कैसे लिख सकते हैं, 2F2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, F साइन थीटा किसके इक्वल मिल जा रहा है, F2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचता है आपका 1 माइनस 2√2 अपॉन √2। और हमें यह भी पता है कि F1 और F2 इक्वल है, तो जहां F2 लिखा उसको F1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी F1 1 माइनस 2√2 अपॉन √2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं परिमाण एवं दिशा, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, और अगर डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन निकल जाएगी। तो पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं, वो इजी है। क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 से। सो देखिए यहां पर F साइन थीटा, ये F कॉस थीटा है, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, टैन थीटा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कितना बचा हुआ है, यहां बचा था F1 अपॉन √2, साथ में लिखा हुआ था 1 माइनस 2√2। उस साइड में कितना लिखा हुआ था, F1 अपॉन √2, साथ में लिखा था √2 प्लस 1। F1 √2 कैंसिल हो गया है, जो बचा हुआ वही tan थीटा का टर्म हो जाएगा। क्या हो जा रहा है, अगली लाइन में लिख दे रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास बच रहा है 1 माइनस 2√2 अपॉन √2 प्लस 1। सो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2√2 अपॉन √2 प्लस 1। ये फाइनली हमें मिल जा रही है क्या, डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम और इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेट करके सॉल्व किया जा सकता है और tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा के और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, बट
सपोज करते हैं कि जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो इतनी मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो यहां तक वो करके आंसर छोड़ देंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमने डायरेक्शन निकाल ली। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके उसको ऐड करेंगे और फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अब हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। अभी इस जितने न्यूमेरिकल को हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है उसके लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करना है। 1 और 2 का डिवीजन करके हम लोगों ने डायरेक्शन कैलकुलेट कर ली है। अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड करेंगे। हम लोगों के पास जो वैल्यू आ गई थी इक्वेशन 1 में, एफ कॉस थीटा की आ गई थी f1 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, और सेकंड इक्वेशन आ गई थी एफ साइन थीटा f1 इन अ ब्रैकेट 1 माइनस 2 रूट 2 अपॉन रूट 2। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी इक्वेशन 1 ये हमारी थी, इक्वेशन 2 ये हमारी थी। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करते हैं और ऐड कर दे रहे हैं इक्वेशन 2 के स्क्वायर के साथ। सो यहां पर क्या मिल जाता है, एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल किसके मिल जा रहा है? अगर हम दोनों का स्क्वायर करते हैं तो यहां पर मिलता है हमको f1 स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर मिल जाता है f1 स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब बस हमको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्लियरली है कि ये एफ स्क्वायर रह जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमको f1 स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन मिल रहा है, और बाकी पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो क्या मिलता है, 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 और प्लस इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो 1 हो जाएगा ये आपका 8 और माइनस 4 रूट 2। बस सिंप्लीफाई कर लेना है अब हम लोगों को। ब्रैकेट में नोटिस कीजिए, तो 2 1 3 8 1 9 और 9 3 12, ये प्लस में ये माइनस में, तो हो गया माइनस 2 रूट 2। क्या हो जाएगा, जो 2 से भाग है, डिवीजन है, वो ये कॉमन लेने के बाद हो जाएगा 6 माइनस रूट 2। अब क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो f1 तो एज इट इज रह जाएगा, ये किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में। कितनी है वैल्यू, 6 माइनस अंडर रूट 2, और जो भी हमारा f1 की वैल्यू थी अब वो यहां पर पुट कर देंगे, तो वो हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। वो क्या थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में स्क्वायर रूट ब्रैकेट में 6 माइनस अंडर रूट 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। डायरेक्शन हम लोगों ने पहले निकाल ली थी, और ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में क्या आई थी वैल्यू, वही वैल्यू मैं एक बार यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं। आंसर आया था हम लोगों का tan थीटा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया गया था इससे 1 माइनस 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1, जिसको लास्ट में हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ थीटा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। सो ये हमारा हो गया डायरेक्शन, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा लेंदी हो गया, क्योंकि वैल्यूज मैंने अपने मन से ली थी, किसी बुक का रेफर नहीं किया हुआ था। क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या, हमें पहले तीनों फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो कैलकुलेट करना, फिर उसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट किस मेथड से निकालना है हम लोगों को, मेथड है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिसॉल्व करना, यानी क्षैतिज और एवं ऊर्ध्वाधर घटक में विभाजित करके हम इसका मान निकालेंगे। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर।
अब हम लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग। अभी तक हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल के रिगार्डिंग थे, उससे संबंधित थे। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र के संदर्भ में। एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम में 2 आवेश दिए गए हैं, उनसे आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु P, जहां पर हमें कैलकुलेट करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉइंट P पर कैलकुलेट करनी है एक सिस्टमेटिक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसको मैं ड्रॉ करता हूं, उसके बाद उससे स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमको कैलकुलेट करना है। पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, जहां पर पॉइंट A और पॉइंट B पे कोई चार्जेस प्लेस्ड हैं। यहां पर प्लेस है -2 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है, और यहां पर प्लेस्ड है +3 माइक्रोकूलम का चार्ज। बिंदु B पर +3 प्लेस्ड है, बिंदु A पर प्लेस्ड है -2 माइक्रोकूलम। इन दोनों आवेशों से संबंधित हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। कैसे किया जा रहा है इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले चीज समझ लेंगे कि पहले इस आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र होगा, इस आवेश के कारण अलग वैद्युत क्षेत्र होगा। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस यहां पर भी है। डायरेक्शन क्या होगी, कैसी होगी, इस चीज को समझते हैं। हाँ, आपको याद होगा कि ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी डायरेक्शन उसी की दिशा में होती है। तो हमने इसको E1 सपोज कर लिया, उसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, अंदर की ओर है। ठीक, ये P पॉइंट है। पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कौन सी होगी, ये हो जाएगी आपकी, ये क्या हो गई, E2। अब आपको इन दोनों का रिजल्टेंट यानी परिणामी कैलकुलेट करना है। परिणामी कैलकुलेट करने के लिए आपको जरूरत होती है दोनों चार्जेस यानी दोनों आवेशों के बीच के कोण की। तो आपको इस एंगल की रिक्वायरमेंट होगी, और ये एंगल आप तभी निकाल सकेंगे जब आपको ये एंगल पता होगा। तो उस पे बात करने से पहले सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं E1 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू क्या है। जैसा कि ये क्लियर दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये साइड, ये भुजा 3 मीटर की, ये भुजा 4 मीटर की है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर, 5 मीटर। अब इसके बेसिस पे E1 और E2 कैलकुलेट करते हैं। E1 की वैल्यू किसके लिए हम निकाल रहे हैं, -2 माइक्रोकूलम चार्ज के लिए निकाल रहे हैं E1। वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, -2 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻⁶। माइनस का साइन तो नहीं लगना है। डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके वैल्यू यूज करना इजी हो जाएगा। ये हो गया 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁻⁶, और ये हो गया 9। 9 से 9 कैंसिल, सिंप्लीफाई कर लीजिए। E1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। बिल्कुल इसी तरह +3 माइक्रोकूलम के चार्ज के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो क्या है, E2। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है आपका 3 माइक्रोकूलम यानी -6, डिस्टेंस है 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं E2 के लिए। 9 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁻⁶, और अपॉन 25। तो E2 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, सॉल्व करके देखते हैं। 9 और 3 का गुणा किया, 27/25 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। हमने E1 और E2 की वैल्यू निकाल ली है, कैलकुलेट कर ली है।
डायग्राम में उसकी डायरेक्शन क्लियर दिख रही है। अब हमें क्या करना है, E1 और E2 का रिजल्टेंट यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें इस एंगल की रिक्वायरमेंट है। बिना इस एंगल के तो हम ये कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं। अब ये एंगल कितना है वो हमें पता चलना चाहिए। उसको 180 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, तो हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले हमने E1 E2 की वैल्यू निकाल ली है। अब हमको एंगल कैलकुलेट करना है और एंगल कैलकुलेट करने के बाद ही हम इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर कौन सा मेथड यूज करना बेस्ट होगा, डिसॉल्व करने वाला मेथड यूज करने की जरूरत नहीं। यहां पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है उसके लिए। ठीक, अगर हमारा ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, इस एंगल को हम कितना बोल देना है, थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, इसलिए क्योंकि हम थीटा की वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। 180 माइनस थीटा यहां पर अप्लाई कर देंगे। इसको क्लियरली लिख देते हैं, क्लियरली विजिबल नहीं है, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये हमारा 2 था। अब अप्लाई करते हैं रिजल्टेंट के लिए। क्या मेथड होता है, सपोज कर लिया रिजल्टेंट कितना है, E, तो फॉर्मूला होता था रिजल्टेंट के लिए स्क्वायर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 एंड कॉस, जो एंगल होता था E1 और E2 के बीच में वो यहां पर कितना है, 180 माइनस थीटा। अब सबसे पहले चीज जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। हमको यहां पर फॉर्मूला पहले यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है हम लोगों को। cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा आपका माइनस cos थीटा। तो फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा, E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस, इसको माइनस कर देंगे, माइनस 2 E1 E2 cos थीटा। अब हमें cos थीटा की वैल्यू कहां से निकालनी है, इस ट्रायंगल से निकालनी है। निकाल लेते हैं। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABP cos थीटा हमें क्या दिख रहा है, आधार बटे विकर्ण, तो आधार है 3। डायरेक्ट नहीं लिखते हैं इसको, पहले इसके AP अपॉन BP। AP की वैल्यू 3, BP की वैल्यू 5 है, तो cos थीटा हमें मिल जा रहा है 3/5। अब अगर ध्यान दीजिए तो E2 की वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हैं, वो लगभग कितनी के बराबर है। अगर इसको 27/25 को आप सॉल्व कर लेते हैं तो वो हमें क्या दिख जाता है, E2 की वैल्यू मिल जाती है 1.08 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। ये है 1.08। ठीक है, ये 2 है, ये 1.08 है। इन दोनों की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट करके स्क्वायर रूट में सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक, सो पुट कर देते हैं इसको, क्या मिल जाएगा, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। अब सबका हमको स्क्वायर करना है। अगर आप नोटिस करेंगे तो 10⁻³ का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁶। 1.08 का आपको स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। मैं इसको अपने ईज के लिए, अपनी आसानी के लिए सपोज कर ले रहा हूं कि इसका हम स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.2 के अप्रॉक्स, 1.2 आएगी, लेकिन मैं अपनी ईज के लिए इसको 1.2 सपोज कर ले रहा हूं, माइनस 2। E1 E2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो E1 E2 का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो 2 टाइम्स हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है आपका 2.16 इंटू 10⁻⁶ इंटू cos थीटा की वैल्यू हमने पुट की 3/5। ये सब किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, ये 5 है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा। 10⁻⁶ को पहले सॉल्व कर लीजिए, उसको हटा दीजिए, जो बचता है उससे रहने दीजिए।
इसको बाहर निकाल देते हैं, कितना हो जाता है 10⁻³ हो जाता है। ये 4 है, ये 1.2 है, मिलकर कितना हो गया 5.2। माइनस का साइन, इन सब का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करके देख लेते हैं तो आपको क्या मिलता है 2.16 इंटू 2 इंटू 3/5। चाहे तो सबका पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, उसके बाद 5 से डिवीजन कर लीजिए। ये ऐसे लिख सकते हैं 6, 6 का गुणा किया 36, 3, 6 1 जा 6 और प्लस 3 9 और 6 2 जा 12, तो 12.96/5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बाहर ये स्क्वायर रूट के कितना लिखा हुआ है, न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगी चीज। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो आप 5 से डिवीजन कर लीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 5.2 माइनस 5 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 2 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा एंड इसके बाद 2 टाइम्स जाएगा। ये है इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब पूरी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं अपने मेथड से, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप यही मेथड यूज कीजिए। स्क्वायर रूट, अब इसको अगर हम राउंड ऑफ में कर लेते हैं तो ये 5.2 माइनस 2.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो वैल्यू आ गई √2.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब 2.6 का आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, वो आप अपना स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये वैल्यू 1.5 से थोड़ी ज़्यादा आएगी, 1.5 से थोड़ी ज़्यादा आएगी, 1.6 नहीं आ सकती, 1.5 समथिंग करके आएगी, 1.5 समथिंग करके आएगी वैल्यू। सो हम इसको ईज के लिए अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिख देते हैं 1.5, मोर आएगी 1.5 से ज़्यादा ही आएगी, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। फिर हमें जरूरत पड़ती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डायरेक्शन के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, सीधे उस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, क्या है वैल्यू, उसको अब हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। हम लोगों ने E1 E2 की वैल्यू के बेसिस पे रिजल्टेंट जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कैलकुलेट कर ली है। वो वैल्यू लगभग आई है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब हम लोगों को डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन के लिए एक फॉर्मूला हुआ करता था tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा, लेकिन यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है 180 माइनस थीटा है, ये याद रखिएगा, अपॉन E1 प्लस E2 cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, अभी आपको cos थीटा की वैल्यू तो पता थी, लेकिन अब आपको यहां से sin थीटा की भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। sin 180 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर ले लेंगे, वो कितनी हो जाएगी आपकी sin थीटा, और ये हो जाएगा E1 माइनस E2 cos थीटा। इसी ट्रायंगल से, ट्रायंगल ABP से हम sin थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो हमें दिख जाता है AB अपॉन BP यानी 4/5, और cos थीटा यहां से क्या दिख जाता है, पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, AP अपॉन BP इज 3/5। E1 E2 की वैल्यू हमें पता है, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू पता है, पुट करके हमें सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। कर देते हैं इसको। E2 की वैल्यू 1.08 इंटू 10⁻³ इंटू sin थीटा, यानी इसको 0.8 लिख सकते हैं सीधे सीधे। E1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ माइनस 1.08 इंटू 10⁻³ और cos थीटा को लिख सकते हैं 0.6
इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। अगर आप पहले ऊपर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या है 0.864 इंटू 10⁻³ ऊपर आ जाएगा। नीचे अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 21230, ठीक है, और माइनस का साइन लगाते हैं इसको हम ये लिख सकते हैं 648। ये हो जाएगा आपका 864 डिवाइडेड बाई 2000 माइनस 648। इसको हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो ये आता है 1352। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और डिवीजन करने के बाद तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स। ये देखिए कितने टाइम सिंप्लीफाई हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए 12 15 हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड ये हो गया 6। इसको 4 से डिवाइड करते हैं 4 3 जा 12 15, 4 3 जा 12 32। और भी अभी डिवीजन पॉसिबल है 2 से, फर्दर 2 से और डिवाइड करके देख लेते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आया आपका 108। इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आया आपका 2 1 जा 2 6, फिर आया आपका 18 का मतलब 9। 108 अपॉन 169 ये हो गई हमारी डायरेक्शन, और ये हो गया नियर अबाउट हम लोगों का मैग्नीट्यूड। सो ये दो चीजें हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक है। तो सेम पैटर्न फॉलो करके हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े लेंथी जरूर हो गए क्वेश्चन, क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो किसी फिक्स पैटर्न पे नहीं है। मैंने रैंडम वैल्यूज ली थी, आपको ये बताने की कोशिश की थी कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा और फर्दर न्यूमेरिकल्स जो हैं उन्हें ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके चाहें तो आप न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर सकते हैं। एंड और क्वेश्चन या और जो भी क्वेरी है वो आप मुझे भेजिए, मैं फर्दर क्वेरीज आप लोगों की सॉल्व करने के लिए कुछ सर्टेन वीडियोस और बनाता हूं। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं और आप लोग कुछ न्यूमेरिकल और अटेम्प्ट कीजिए। जो भी एक्सरसाइज है उनको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। जहां पर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, जिससे रिलेटेड मैं फर्दर वीडियोस आपको बनाकर क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गॉस थ्योरम। ओके, सो उस पर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। टिल देन, थैंक यू।